नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ ने कहा है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के युद्ध को बाकी यूरोप तक ले जाएंगे और उनका प्लान जो है वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा घातक है। कच्चा चिट्ठा में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन ने एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करके अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि उनका टारगेट अब जेलेंस्की का एक और बड़ा शहर बन चुका है। पुतिन ने यूरोप के बीचों बीच एक न्यूक्लियर ड्रिल भी पूरी कर ली है और इससे नेटो देश बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन इससे भी डरावना युद्ध यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर शुरू हो सकता है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस जंग में समुराई योद्धाओं के शामिल होने की बात चल रही है। पिछले 2.5 महीने से ये चेहरे पूरी दुनिया पर हावी। पुतिन, ज़ेलेंस्की, बाइडेन। जब यूरोप सुलग रहा है, जब यूरोप एक बहुत बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, तो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ बाइडेन की भी चर्चा हो रही है। क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा रही है? ये सवाल पुराना हुआ, इसलिए रुकिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए पुतिन, ज़ेलेंस्की और बाइडेन। भूल जाइए कि पिछले 2.5 महीने में क्या हुआ। कुछ देर के लिए भूल जाइए रूस, यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को, क्योंकि इस वक्त दुनिया की दो और बड़ी ताकत टकराती हुई नजर आ रही है। एशिया में बहुत बड़ी जंग का खतरा नजर आने लगा है। अगर यहां जंग हुई तो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। अगर यहां युद्ध शुरू हो गया तो यूक्रेन की तबाही मामूली लगेगी। अगर यहां हमले हुए तो रूस से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस वक्त एशिया की दो बड़ी पावर चीन और जापान आमने सामने आ चुके हैं। शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच बड़ी टक्कर का खतरा बढ़ गया है। ये सब कुछ हो रहा है भारत से 4500 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। यहाँ समंदर में चीन और जापान के बीच ऐसा उबाल आया है जिसकी वजह से वर्ल्ड मीडिया का फोकस यूक्रेन के साथ साथ जापान और चीन पर चला गया है। ये हेडलाइंस बताती हैं कि जापान और चीन के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है, खतरा युद्ध का है। अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप के अखबार इस वक्त जापान और चीन के बीच तनाव पर जमकर रिपोर्ट छाप रहे हैं। सवाल है कि क्या यूक्रेन में जंग के साथ साथ दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे सामने दो बहुत बड़े देश हैं, दोनों ही ताकतवर हैं। यहाँ रूस और यूक्रेन वाला मुकाबला नहीं, बल्कि चीन और जापान की शक्ल में टक्कर दो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों और दो बड़ी मिलिट्री पावर के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। चीन और जापान की टक्कर को कैसे देखा जा रहा है, वो भी समझिए। एक का शाओलिन और दूसरे का समुराई फाइटर इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो एशिया में यूक्रेन से बड़ी कयामत आएगी। ये तलवारों की नहीं, बल्कि इलाकों को लेकर एक ऐसी बाजी है जिसमें कोई भी 1 इंच जमीन या इलाका भी नहीं हारना चाहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो प्रशांत महासागर और उससे लगे समंदरी गलियारों में चीन का दबदबा नहीं सहेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो उन टापुओं पर चीन का कब्जा नहीं होने देगा जिन पर उनका ऐतिहासिक हक रहा है। जापान की नौसेना से लेकर जापान की वायुसेना तक इस वक्त चीन से लगे समंदरी इलाकों पर लगातार गश्त कर रही है और दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर पर चाइनीज कंट्रोल के खिलाफ जापान ने बिगुल बजा दिया है।
自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を重層的に進めていくことを確認いたしました。दक्षिण चीन सागर के साथ अब जापान के करीब पूर्वी चीन सागर में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ भी विवाद की जड़ सिर्फ चीन है। चीन का जंगी बेड़ा इस वक्त ताइवान के बहुत करीब युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वहीं उसकी नौसेना इस वक्त जापान के करीब सेनकाकू द्वीप को लेकर भी गलत इरादे जाहिर कर रही है। यही वजह है कि जापान अब पूर्वी चीन सागर में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जापान अपनी तैयारियों को इसलिए भी पुख्ता कर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब ताइवान पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है। मुद्दा बस ये है कि चीन ये कब करने जा रहा है। जापान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चीन की हरकतों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। यही वजह है कि जापान की वायुसेना लगातार समुद्री सीमा को चीन से बचाने के लिए एयर पेट्रोलिंग कर रही है। इसमें जापान के F-15 फाइटर जेट भी शामिल है, जो जापान ने अमेरिका से खरीदे थे। ये हर लिहाज से चीन के किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर लड़ाकू विमान माने जाते हैं। जापान के पास ऐसे करीब 200 फाइटर जेट हैं और ये जापान की वायुसेना की बैकबोन कहे जाते हैं। इसके अलावा जापान के F-2 फाइटर जेट, जो अमेरिका के F-16 की नकल कहे जाते हैं, वो भी लगातार जापान के आसमान और पूर्वी चीन सागर के आसपास गश्त लगा रहे हैं। जापान के इस विमान की 6 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 विमान होते हैं। लेकिन जापान की नई ताकत F-35 स्टेल्थ फाइटर है, जो उसने अमेरिका से खरीदा है। जापान के पास ऐसे 23 विमान, जबकि ऐसे 120 से ज्यादा विमान उसकी एयरफोर्स में और शामिल किए जाएंगे। यह हवाई ताकत जापान को चीन के किसी भी एयर अटैक को काउंटर करने की शक्ति देती है, क्योंकि चीन के पास इस जहाज के मुकाबले में कोई भी भरोसेमंद जहाज नहीं है। चीन में उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर और उसकी खूबियों को लेकर पहले से कई शक जताए जाते रहे हैं। हालांकि चीन को लेकर जापान के डर की वजह ऐसी है जिससे ऑस्ट्रेलिया भी इत्तेफाक रखता है। हाल ही में चीन और प्रशांत महासागर में सोलोमन द्वीप समूह के बीच एक सामरिक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलियाई तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीन अपना नेवल बेस बना सकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा फिक्र में है। चीन से खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर जोर दिया है। क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो गठजोड़ जिसे चीन के काउंटर के तौर पर देखा जाता है। We have seen that bullying, we have seen that coercion in our own region. We've seen it from China, we've seen it from Russia, we've seen it from other nations from time to time, and the world needs to deal with this. यानी प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत को लेकर जो खतरा जापान को है, वही खतरा अब ऑस्ट्रेलिया को भी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले समझिए कि जापान को चीन से क्या खतरा नजर आ रहा है। इस मुद्दे को कम वक्त में बहुत ही डिटेल में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे का इससे गहरा ताल्लुक है। जापान को लग रहा है कि चीन ताइवान पर जल्दी युद्ध छेड़ सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कह चुके हैं कि ताइवान में शांति और स्थिरता जापान की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है और वो चाहते हैं कि ताइवान को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जाए। 日方如果真的希望东亚和平稳定，就应该立即停止挑动大国对抗，多做有利于增进地区国家间相互信任、促进地区和平稳定的事儿。 जापान और चीन के बीच बड़ा ट्रिगर पॉइंट यूक्रेन में चल रहा युद्ध भी बन चुका है, क्योंकि चीन ने इस मसले पर एक तरह से रूस का विरोध ना करके उसका खुला समर्थन किया है। और जापान को लगता है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरह शी जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाएंगे। यानी रूस और चीन की आपसी करीबी भी जापान को बहुत ज्यादा टेंशन दे रही है। सोलोमन आइलैंड और चीन के समझौते ने जापान की फिक्र बढ़ा दी है।
सेनकाकू द्वीपों पर चीन के दावों से जापान पहले से ही गुस्से में है। इसलिए जापान और चीन के बीच बर्निंग पॉइंट सिर्फ ताइवान ही नहीं, सेनकाकू द्वीप भी बन सकते हैं। ताइवान के उत्तर पूर्व और चीन के पूर्व दिशा में, जबकि जापान के दक्षिण पश्चिम में 8 निर्जन द्वीप हैं, जिन्हें सेनकाकू आइलैंड के नाम से दुनिया जानती है। इनका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बन चुकी है। इस द्वीप के आसपास तेल और गैस के भंडार हैं और ये द्वीप शिपिंग लेन से जुड़े हुए हैं। सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल 1895 से, लेकिन 1970 में चीन ने इन द्वीप पर दावा करना शुरू कर दिया था। सेनकाकू द्वीप पर अपना कब्जा और मजबूत करने के लिए जापान अपने US-2 जहाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस जहाज के लिए समंदर ही रनवे बन जाता है। इसकी वजह से जापान अपनी फौज की छोटी टुकड़ियां आसपास के द्वीपों पर जल्दी तैनात कर सकता है। जापान के पास ऐसे 5 जहाज हैं और इनमें 20 से ज्यादा नेवल कमांडो ले जाए जा सकते हैं। भारत भी जापान से ऐसे ही कुछ विमान खरीदना चाहता था, लेकिन विमान की कीमत और बाकी वजहों को लेकर इस पर डील आगे नहीं बढ़ पाई। खैर, US-2 इस वक्त प्रशांत महासागर में जापान की इमरजेंसी वाली डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन नेवी को लेकर दोनों देशों का मुकाबला कहां ठहरता है, अब उस पर एक नजर डाल लीजिए। क्योंकि जापान चीन के मुकाबले चाहे एक छोटा देश हो, लेकिन उसकी नौसेना वाली ताकत गजब की है, ज्यादा अनुभवी है और ये चीन को बड़ी मजबूती से टक्कर दे सकती है। चीन के 350 जंगी जहाजों के मुकाबले जापान की नेवी में 155 जहाज हैं, लेकिन जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर है, जबकि चीन के पास 2 ही हेलीकॉप्टर कैरियर है। हेलीकॉप्टर कैरियर एक लैंडिंग शिप की तरह भी काम करता है और ये आसपास के टापुओं या दुश्मन के किनारों पर तेजी से ज्यादा फौज तैनात कर सकता है। जापान के पास 35 डिस्ट्रॉयर यानी बड़े जंगी जहाज हैं, जबकि चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन जापान के डिस्ट्रॉयर चीन के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हैं। इनमें भी उसी तरह के हथियार और लंबी दूरी की रेंज वाले रडार हैं, जिससे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर लेस। हालांकि चीन अब 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है, जबकि उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब कंस्ट्रक्शन की आखिर स्टेज पर पहुंच चुका है। फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन के लिए बड़ी ताकत माने जाएंगे, लेकिन अगर जापान से चीन का युद्ध होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका भी इसका हिस्सा बनेगा और फिर उसकी नौसेना का गुस्सा भी चीन पर कहर बनकर टूटेगा। अमेरिका की नेवी किसी भी लिहाज से चीन से मजबूत है, इसलिए नेवल फ्रंट पर चीन के लिए अकेले जापान से टक्कर लेना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा होगा जिसमें चीन के साथ रूस उतर सकता है, तो ताइवान के साथ जापान और अमेरिका भी नजर आएगा। इन सब देशों से अलग उत्तर कोरिया का तो हमने जिक्र किया ही नहीं, जो अक्सर अपना मिसाइल टेस्ट जापान के आसपास ही करता रहता है। और जापान और चीन के युद्ध में किम जोंग चीन का ही साथ देगा, इसलिए एशिया में युद्ध का ये वाला थिएटर बहुत ज्यादा भयंकर हमलों का गवाह बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलाका वेस्ट एशिया और पश्चिमी यूरोप से भी खतरनाक रीजन में तब्दील हो जाएगा। इन सब बातों को देखते हुए जापान ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। ताइवान को लेकर अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें जापान को एक सख्त रुख लेना पड़ सकता है, जिसका अंजाम इस युद्ध में उसका शामिल होना भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण चीन सागर के साथ पूर्वी चीन सागर दोनों युद्ध से जलने लगेंगे और इसमें सिर्फ जापान और चीन ही नहीं बल्कि कई देश शामिल हो जाएंगे। चीन और जापान के बीच ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन यूक्रेन तो झुलस ही रहा है। रूस की फौज यूक्रेन के सबसे बिजी बंदरगाह पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रही है। यह ओडेसा है, जिस पर कब्जा होते ही यूक्रेन पूरी तरह लैंडलॉक देश बन जाएगा। मतलब यूक्रेन का समंदर से होने वाला सारा विदेशी व्यापार बिल्कुल ठप। और इतना ही क्यों, ओडेसा पर रूस का कब्जा मतलब काला सागर में रूस के दबदबे में और इजाफा। ब्लैक सी के किनारे बसे ओडेसा की बर्बादी की रिपोर्ट देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर में सिर्फ मलबा ही बचा हुआ है। जिस वक्त रूस में विक्ट्री डे वाली फुलझड़ियां छूट रही,
ठीक उसी वक्त यूक्रेन का ओडेसा बम से बर्बाद हो रहा था। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। ये हमले किसी टैंक से नहीं किए गए, बल्कि ओडेसा में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का कहर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। ओडेसा करीब करीब मलबे में तब्दील हो चुका है। समंदर किनारे बसे शहर की खूबसूरती वीराने में बदल गई। ओडेसा के मेयर से सुनिए पुतिन के आक्रोश की तबाही और बर्बादी वाली दास्तां। Попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб 1 человек, раненые, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов. रूस ने फिलहाल मारियुपोल और बर्दियांस्क जैसे बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सेनाओं ने निकोलेव और ओडेसा को भी पूरी तरह सील करने के साथ ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है। पुतिन मानकर चल रहे हैं कि जमीन पर अब तक नहीं झुके ज़ेलेंस्की समंदर को सील करने से सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुतिन की सोच के पीछे की वजह को समझने के लिए आपको ओडेसा का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ओडेसा यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। खेरसोन पर पुतिन का पहले से कब्जा है और ओडेसा पर भी रूस नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो यूक्रेन का काला सागर से संपर्क टूट जाएगा। दक्षिण में क्राइमिया पर भी रूस का ही कब्जा है और इसी के चलते दक्षिणी हिस्से में अजोव सागर से यूक्रेन का संपर्क कट चुका है। रूस ने यूक्रेन से लगे मोल्दोवा में भी विद्रोहियों का समर्थन किया है। इस तरह से जब काला सागर और अजोव सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट हो जाएगा तो यूक्रेन एक लैंडलॉक देश में तब्दील हो जाएगा। ओडेसा पर मिसाइलों की मार से ज़ेलेंस्की की कमर टूटना तय है, क्योंकि ओडेसा में पुतिन का पताका फहराने का मतलब सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, बल्कि उन तमाम यूरोपीय देशों के लिए झटका होगा जो काला सागर के रास्ते यूक्रेन से राशन मंगवाते हैं। पुतिन को पता है कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, ज़ेलेंस्की यूरोप को राशन कम भेज रहे हैं और काला सागर के रास्ते हथियार ज्यादा मंगवा रहे हैं। इसी कनेक्शन को पुतिन काटना चाहते हैं और ओडेसा को मलबे में तब्दील कर रहे हैं। मतलब यूक्रेन के पास कोई भी बंदरगाह नहीं बचेगा। समंदर के रास्ते आने वाले यूरोप के हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओडेसा पर रूसी झंडा फहराने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा। रूस का एरोड़ा यूरोप की रोटी का कटोरा कहे जाने वाले यूक्रेन के खाने पीने के सामान के निर्यात को रोक देगा, क्योंकि काला सागर के रास्ते ही यूक्रेन का खाद्यान्न यूरोप पहुंचता है। ये तथ्य है कि साल 2019 और 20 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। 2021 में उसका कृषि निर्यात करीब 25% तक बढ़ा। इसमें गेहूं, मक्का और दूसरे अनाज शामिल हैं। साथ ही सब्जियां और खाने वाला तेल भी वहां से बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। यही नहीं, यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन का निर्यातक है। ब्लैक सी में रूस की रुकावट की वजह से इन देशों को यूक्रेन के खाने के प्रोडक्ट के बिना ही रहना होगा। यानी पुतिन एक तीर से 2 टारगेट साध रहे हैं। यूक्रेन को आर्थिक रूप से तबाह करने की और यूरोप पर यूक्रेन की मदद पोस्ट तक नहीं पहुंचने देने की। ज़ेलेंस्की की कातर पुकार इसीलिए है। ज़ेलेंस्की को पता है कि ओडेसा हाथ से निकला तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту з
сплачена 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни. Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за यूक्रेन अपने अनाज को ट्रेन के जरिए पूर्वी यूरोप होते हुए भेज सकता है, लेकिन ये वहां छिड़ी जंग की वजह से मुमकिन नहीं है। वैसे भी यूक्रेन की गेहूं और मक्के की उपज युद्ध की वजह से खराब हो चुकी है और जो बची भी है जिसे वो निर्यात करना चाहता है, रूस उसे रोक देना चाहता है। आपको याद होगा, रूस ने अज़ोस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करके यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया था। ये पहली बार नहीं है जब ओडेसा पर रूसी फौज हमला कर रही है। हाइपरसोनिक हमले से पहले रूस ने P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके ओडेसा के एक हथियार डिपो को तबाह किया था। यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा पर रॉकेट बरसाकर रूस पहले ही हवाई अड्डे के रनवे को तहस-नहस कर चुका है। यानी पुतिन हथियार और अनाज दोनों पर एक साथ प्रहार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब करने से ज़ेलेंस्की की ताकत खत्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, क्योंकि युद्ध में रास्ते कभी बंद नहीं होते। लेकिन ओडेसा हासिल करने से रूस को क्या हासिल होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ओडेसा यूक्रेन का सबसे बिजी बंदरगाह है। पूरे ब्लैक सी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ओडेसा पर कब्जा करना जरूरी है। यहाँ से मोल्दोवा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिस पर पुतिन की नजर है। राइन डेन्यूब नहर ओडेसा से होकर गुजरती है। ये नहर मध्य यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया से जोड़ती है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे जलमार्गों में से एक माना जाता है। अगर राइन नहर को यूक्रेन खो देता है तो विदेशी व्यापार बंद हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने कई शहरों पर कब्जा किया, लेकिन ओडेसा और कीव अभी भी पुतिन की पकड़ से दूर है। ओडेसा पर लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है, लेकिन ओडेसा पोर्ट पर अभी भी यूक्रेन का झंडा है। रूस के विक्ट्री डे पर ज़ेलेंस्की वीडियो बना रहे थे। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि ना तो रूस के हमलों की रफ्तार कम होने वाली है और ना ही यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से मिलने वाले हथियारों की सप्लाई कम होने वाली है। मतलब साफ है, ओडेसा अभी और झुलसेगा। असल में ओडेसा बहाना है, ब्लैक सी निशाना है। ये ब्लैक सी सामान्य लहराता सागर नहीं है। इस पर रूस राज करता रहा है और इसी ब्लैक सी में रूस को अपना जंगी जहाज मॉस्कोवा खोना पड़ा था। यूक्रेन ने मॉस्कोवा को ओडेसा से मिसाइल दागकर ही नष्ट किया था। इसके बाद इसी ब्लैक सागर के तल में तैर रही अपनी सबमरीन से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल मारी थी। ओडेसा से कुछ ही दूरी पर रूस का सैन्य अड्डा सेवास्तोपोल भी है और कुछ ही दूर क्राइमिया है, जिस पर रूस का कब्जा है। ओडेसा पर कब्जे का ये भी मतलब होगा कि रूस का मारियुपोल से लेकर ब्लैक सागर के किनारे ओडेसा तक एक छत्र राज कायम हो जाएगा। पुतिन के लिए ओडेसा की अहमियत क्या है, इससे साफ है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन ओडेसा पर हमले करते आए हैं। शहर बर्बाद भी हुआ, लेकिन पुतिन की ख्वाहिश अब भी अधूरी है। अब देखना यह होगा कि ओडेसा कब तक अपनी आजाद फिजा का जश्न मनाता रहेगा, क्योंकि पुतिन अभी रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बाद में किसी और घातक मिसाइल से ओडेसा पर प्रहार करेंगे। कब तक होता रहेगा ऐसा प्रहार? कभी मारियुपोल जलता है, कभी कीव, तो कभी ओडेसा जलता है। कब तक महायुद्ध की विभीषिका में यूक्रेन जलता रहेगा? हम आपको उन 5 रास्तों के बारे में बताते हैं जो युद्ध को बंद करने के हैं। इन रास्तों पर अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों चले तो अनमोल मानव जीवन भी बचेगा, अरबों का नुकसान भी नहीं होगा और दुनिया को महायुद्ध से निजात मिलेगी। जंग
आप जब चाहते हैं तब शुरू होती है, लेकिन आपके चाहने पर जंग खत्म नहीं होती। ये महान दार्शनिक मैकियावेली का कथन है, जो उन्होंने अपनी किताब फ्लोरेंस के इतिहास में लिखा है। यही रूस यूक्रेन महायुद्ध में भी दिख रहा है। पुतिन की प्लानिंग के मुताबिक अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जिस यूक्रेन को माना जा रहा था कि रूस के सामने 72 घंटे भी नहीं टिकेगा, वो 76 दिनों से टिका हुआ है। अब सवाल है कि इस युद्ध की शाम कैसे होगी। पहली वजह, पुतिन के तेज हमले के सामने जेलेंस्की सरेंडर कर दे या जेलेंस्की देश छोड़कर चले जाएं। यूक्रेन में पुतिन की कठपुतली सरकार बन जाए। ऐसे में पुतिन रूसी फौज को वापस बुला लेंगे, जिसके फिलहाल दूर दूर तक आसार नहीं दिखते। जेलेंस्की उल्टे बढ़ते दिनों के साथ और आक्रामकता से पेश आ रहे हैं। पुतिन को खुली चुनौती दे रहे हैं। Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у день. अब आते हैं युद्ध खत्म होने के दूसरे कारण पर, जिसके मुताबिक पुतिन खुद सत्ता से बेदखल हो जाएं। जेलेंस्की पर बम बरसाते बरसाते पुतिन खुद थक जाएं, क्योंकि ना अमेरिका ना यूरोप यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजना बंद करने वाले हैं। नतीजा होगा कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा कि पुतिन उससे पहले ही सत्ता से विदा हो जाएंगे और युद्ध का अनचाहा नतीजा खुद ब खुद निकल आएगा। तीसरी वजह, पुतिन यूक्रेन के साथ डील कर ले। इसकी संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन यह होना भी असंभव नहीं। Такими чувствами подлинного патриотизма поднимались. क्योंकि पुतिन ने विक्ट्री डे पर अपने भाषण में यूक्रेन के खिलाफ नया ऐलान नहीं किया था, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ अब तक अपने उठाए कदमों का बचाव ही किया। बड़ी तादाद में लोगों की मौत, बच्चों का अनाथ होना पूरी दुनिया को खटक रहा है। युद्ध लंबा भी खिंच रहा है। लिहाजा पुतिन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ मिल यूक्रेन से कोई इज्जत वाली डील कर ले, यानी युद्ध का कूटनीतिक हल निकल जाए। इसके बाद आते हैं चौथी वजह पर, यानी जेलेंस्की क्राइमिया और डोनबास के कुछ हिस्से पर रूस की संप्रभुता स्वीकार कर ले। तो इसके बदले में पुतिन यूक्रेन की आजादी और यूरोप के साथ उसके संबंधों को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी संभावना नहीं लगती, लेकिन ऐसा होना असंभव भी नहीं। ऐसी तस्वीर खूनी संघर्ष के मलबे से उभर भी सकती है। पांचवी वजह हो सकती है कि अगर पुतिन चेचन्या की तरह युद्ध चलते रहने दें, यानी युद्ध बिना किसी तारीख के ऐलान के साथ चलता रहे, तब तक जब तक पुतिन को ना लगे कि अब इससे रूस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, यानी युद्ध का कोई नतीजा ही ना निकले। ये होना भी फिलहाल मुश्किल दिख रहा है, लेकिन जंग में कभी संभावना के दरवाजे बंद नहीं होते, और दुनिया की ऐसी कोई जंग नहीं जिसका अंत ना हुआ। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म होगी, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी, फिलहाल वक्त के गर्भ में कैद है। जब मारिउपोल के बाद ओडेसा में बड़े ऑपरेशन की बात चल रही है, तो पुतिन ने यूरोप के बीचों बीच एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। पुतिन के परमाणु बम को लेकर ऐसी रिपोर्ट मिली है जिससे नेटो देश बेहद परेशान है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता आपको चलेगा कि यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ पुतिन किस नई जंग की शुरुआत करने वाले हैं। जंग के बीच रूस की न्यूक्लियर वॉर ड्रिल। फिर बढ़ी दुनिया की टेंशन। कलिनिनग्राड में किया परमाणु हमले का अभ्यास। न्यूक्लियर ड्रिल के बाद खौफ में यूरोप।
कलिनिनग्राड वो एक नाम जिससे नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम देश भी खौफ खाते हैं। कलिनिनग्राड बाल्टिक सागर के 223 किलोमीटर में फैला वो महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है जिसकी मौजूदगी से दुनिया का हर देश डरता है। कलिनिनग्राड यानी रूस का वो अहम मिलिट्री बेस जिसकी बदौलत रूस बाल्टिक सागर में हावी रहता है। कलिनिनग्राड यानी रूस का वो इलाका जहां इस वक्त हजारों की तादाद में उसकी सेना तैनात है। अब एक बार फिर रूस का सैन्य ठिकाना दुनिया की सुर्खी बना हुआ है और वजह है यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के दौरान कलिनिनग्राड में रूस का परमाणु युद्ध अभ्यास। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के परमाणु हमले के अभ्यास ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े ने कलिनिनग्राड में परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी नौसेना ने कलिनिनग्राड में परमाणु हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल से हमले का अभ्यास किया। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को पहली बार 2016 में इस कलिनिनग्राड सैन्य अड्डे में तैनात किया गया था। इसके बाद रूस ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को 2018 में अपग्रेड भी किया था। दरअसल कलिनिनग्राड यूरोपीय संघ के देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच के इलाके में रूस का अहम सैन्य अड्डा है। कलिनिनग्राड करीब 223 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कलिनिनग्राड में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है जहां पर नौसेना आए दिन युद्धाभ्यास करती रहती है। पिछले साल यानी 2021 में जापत 21 के नाम से यहाँ बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया था। कलिनिनग्राड वर्तमान में रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। ये लौता ऐसा इलाका है जो रूस के साथ जमीन या सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी सैन्य की हार के बाद रूस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था जहां पर आज भी वो काबिज है। रूस के लिए कलिनिनग्राड की अहमियत ऐसे भी समझी जा सकती है कि कलिनिनग्राड बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ रूस का महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। रूस के लिए कलिनिनग्राड एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। रूस कलिनिनग्राड में मौजूद अपने मिलिट्री बेस की बदौलत बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों के जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह रोक सकता है। अगर भविष्य में नेटो और रूस में जंग होती है तो कलिनिनग्राड सैन्य ठिकाना रूसी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड होगा। लिहाजा रूसी सेना कलिनिनग्राड में अपनी सैन्य शक्ति को काफी तेजी से बढ़ा रही है। यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इस सैन्य अड्डे से परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास भी सीधे तौर पर नेटो को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कलिनिनग्राड का इतिहास 800 साल पुराना है। कोइनिक्सबर्ग को 1255 में ट्यूटनिक नाइट्स ने स्थापित किया था। बाद में कोइनिक्सबर्ग पर जर्मनी ने अधिकार जमा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक कोइनिक्सबर्ग जर्मनी का हिस्सा था। 1945 में सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को हराकर इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बाद में स्टालिन ने सोवियत यूनियन के हेड मिखाइल कालिनिन के सम्मान में इसका नाम बदलकर कलिनिनग्राड रख दिया था। रूस ने कलिनिनग्राड पर हमला किया था। उस दौर में यहाँ पर जर्मन, पॉलिश और यहूदियों की आबादी ज्यादा थी, जिसे खदेड़ने के लिए स्टालिन ने एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कलिनिनग्राड से जर्मन विरासत के सारे निशान मिटा दिए गए। बाद में बाल्टिक सागर में कलिनिनग्राड के सामरिक और रणनीतिक महत्व को देखते हुए रूस ने इसे अपना सैन्य ठिकाना बना लिया था। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के तीसरे ही दिन यानी 27 फरवरी 2022 को रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स को अलर्ट पर रहने का फरमान सुना दिया था। न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स वो होती है जो परमाणु हमले के दौरान सक्रिय रहती है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश का सीधा सा मतलब निकलता है कि रूस यूक्रेन में जारी अपने सैन्य ऑपरेशन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО
допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. इसके अलावा 9 मई को रूसी स्पेस एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन भी नेटो देशों को धमकी दे चुके हैं। रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले उन्होंने नेटो को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी थी। उनके बयान के मुताबिक रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से ही मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। कलिनिनग्राद में रूस ने अपने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया हुआ है और यूरोपीय देशों की सबसे बड़ी टेंशन की वजह भी यही मिसाइल सिस्टम है। दरअसल रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती हैं। इस्कंदर मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में क्लस्टर एमुनेशन वॉरहेड, बंकर बस्टिंग, अर्थ पेनिट्रेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस को शामिल किया जा सकता है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल इस्कंदर एम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस्कंदर एम सिस्टम 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को 1988 में डिजाइन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को साल 2006 में रूसी सेना ने औपचारिक रूप से शामिल किया था। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एलेक्सी ज़ायत्सेव यह ऐलान कर चुके हैं कि रूस जंग के दौरान यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। Нам приходится быть готовым к любому развитию событий и в медиаполе, и непосредственно на земле. Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में रूस के तीखे तेवरों को देखते हुए अमेरिका ने भी एक अहम कदम उठाया है।